ए और बी एक काम को 1.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए और बी जो हैं वे 1.5 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद बोला गया है हालांकि काम पूरा होने से कुछ दिन पहले ए जो है वह काम छोड़कर चला गया। ठीक, ए जो है वह कार्य खत्म होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। अब इसके बाद यदि बोला गया है इसलिए काम जो है वह पूरा होने में कुल 2 दिन का समय लगा। कितने दिन का लगा? 2 दिन का समय लगा। इसके बाद बोला गया है यदि ए अकेला काम को 2.625 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि ए जो है वह कितने समय में कर सकता है? 2.625 दिनों में। अब यहाँ पर बोला गया है तब एक कार्य पूरा होने से कितने दिन पहले छोड़कर चला गया था, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि ए और बी जो है वह यदि एक साथ कार्य को करते हैं तो वो कितने समय में करते हैं? 1.5 दिनों में कर देते हैं। ठीक, 1.5 दिन में कर देते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि ए अकेला यदि करता है तो वह कितने समय में कर देता है? तो ए जो है वह अकेला यदि करता है तो वह 2.625 दिन में कर देता है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। यदि पॉइंट वाली कैलकुलेशन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन हमें क्वेश्चंस को है जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि आप इन्हें ना पॉइंट को हटा लीजिए। पॉइंट हटाएंगे तो आपके फ्रैक्शन में आ जाएंगे, तो इन्हें फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1.5 है, 1.5 है तो उसे हम लिख सकते हैं 15/10। तो यहाँ पर हम करेंगे 5 × 15 और 5 दूनी 10, यानी कि ए और बी जो हैं वह किसी कार्य को 3.2 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, अब इसके बाद यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर है आपका 2.625 बाय 1000 इतना हो जाएगा ये आपका। ठीक, अब ऐसे यदि हम देखें तो देखिए इसे 25 से डिवाइड कर दीजिए। 25 चौक 100 0, इसके बाद 25 एकम 25, यहाँ पर आपका 1 बचेगा और 25 चौक 100, 25 पंजे 125, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 105। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 5 से और डिवाइड हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा आपका 5 अट्ठे 40, यानी कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर 21/8 दिन। ठीक, 21/8 दिन, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ए और बी जो है वह किसी कार्य को 3/2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं और ए जो है वह अकेला किसी कार्य को 21/8 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? तो अब हमें यहाँ पर चाहिए कि जो हमें कुल कार्य जो हमें करना है, जो हमें कंप्लीट कार्य जो करना है वो कितना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जब कभी भी आपको देखिए फ्रैक्शन में दिखे तो आपको क्या करना है कि ऊपर वाली संख्याएं जो होंगी उनका आपको एलसीएम ले लेना है। ठीक, यदि फ्रैक्शन में नहीं होता, डायरेक्ट वैल्यू दी होती तो हम डायरेक्ट उनका एलसीएम ले लेते, लेकिन यदि फ्रैक्शन में दिखता है तो आप सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो आपको अच्छे से पता कितना आएगा, 20 बनाएगा। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं टोटल वर्क जो होगा वो कितना होगा, 21। ठीक, 21 कार्य जो है वह हमें कंप्लीट करना है। ठीक, अब हमें चाहिए कि ए और बी, देखिए ए और बी जो है इतने दिन में कार्य को पूरा करते हैं, तो भाई एक दिन में कितना कार्य करते हैं, एक दिन में कितना कार्य करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 से हम इसमें भाग लगाएंगे, 3 × 7 = 21 और 7 से इसमें गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, यानी कि 14 काम वो करते हैं एक दिन में। ठीक, दोनों मिलकर। अब यदि एक की बात की जाए कि ए जो है वह एक दिन में कितना कार्य करता है, तो 21 से आप भाग लगाइए, 21 एकम 21 और 1 से आप 8 में इंटू कर दीजिए, 8 एकम 8, यानी कि 8 काम करते हैं, 8 काम करता है ए जो है वह एक दिन में। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर उसने हमसे बोला क्या था, यहाँ पर उसने हमसे बोला था ए जो है वह कार्य पूरा होने से कितने समय पहले चला गया था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ए की क्षमता तो हमें मिल चुकी है, अब हमें कितने की चाहिए, बी की चाहिए। तो बी की क्षमता यदि हमें चाहिए तो बी की क्षमता के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी दोनों की क्षमता है 14, ए की क्षमता है आपकी 8, तो हम 8 को माइनस कर देंगे 14 में से, तो यहाँ पर आपका 2 और 4 6, यानी कि बी जो है वह एक दिन में 6 काम करता है। बी जो है वह एक दिन में 6 काम करता है। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि जो टोटल जो कार्य है वो कितने समय में उन्होंने कंप्लीट कर दिया, तो वह 2 दिनों में कंप्लीट कर दिया। कितने समय में कर दिया, 2 दिन में कंप्लीट कर दिया।
अब यहाँ पर हम ये बात तो कह सकते हैं कि ए और बी ने 2 दिन में कंप्लीट किया है, लेकिन ए जो है वह कुछ समय पहले तो अब कार्य छोड़कर चला गया था, लेकिन जो कार्य किया था वह 2 दिन तक किसने किया था, वह 2 दिन तक कंप्लीट किसने किया था, तो 2 दिन तक तो बी ने तो काम किया था, क्योंकि बी तो कार्य छोड़कर नहीं गया था। कार्य छोड़कर कौन गया था, ए कार्य छोड़कर गया था, बी जो है वह कार्य छोड़कर नहीं गया था। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बी का 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य, तो बी का 2 दिन का जो कार्य होगा, बी ने 2 दिन तक तो कार्य किया होगा, क्योंकि ए ही तो छोड़कर गया था, बी छोड़कर नहीं गया था। तो बी का 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, बी जो है वह 1 दिन में तो 6 कार्य करता है, तो 2 दिन में कितना कर देगा, 6 दूनी 12 काम कर देगा। कितना कर देगा, 12 काम कर देगा। ठीक, उसने कितना काम किया है, 12 काम किया है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें कि ए जो है वह छोड़कर गया है, कितने समय पहले छोड़कर गया है, तो यहाँ पर पहले शेष कार्य निकालिए। शेष कार्य कितना हो जाएगा, तो देखिए शेष कार्य जो बचा है, जो कि ए ने किया है शेष कार्य, तो शेष कार्य कितना किया है उसने, 21 में से आप 12 माइनस कर दीजिए, तो 8 और 1 9, यानी कि 9 काम जो है वह आपका किसने किया है, ए ने किया है। ठीक, तो ए ने, देखिए ए जो है वह 1 दिन में तो 8 काम करता है, 9 कार्य करने में कितना समय लिया होगा उसने, तो 9 कार्य करने में उसने समय लिया होगा 9/8। ठीक, इतना ही समय लिया होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 8 एकम 8, यहाँ पर आप बचा आपका 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना आपका 2 और यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचा और 8 पंजे 40। ठीक, कितना हो गया आपका 8 पंजे 40। ठीक, इतना समय उसने लिया 9 कार्य को करने में। कितने समय पहले वह छोड़कर चला गया, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था। तो कुल समय कितना था, 2 दिन। 2 दिन समय लगा था, यानी कि 2 में से हमें क्या करना होगा, इसको माइनस करना होगा। 1.125 इसको हमें माइनस करना होगा, तो 2 यहाँ पर 0 लगा देंगे हम 3। ठीक, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ पर जी इतना हो जाएगा। ठीक, यानी कि 0.875 कहाँ पर है, तो देखिए 0.875, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है, एक ईंट की माप 20 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। 16.8 मीटर ऊंची, 2.5 मीटर चौड़ी और 12 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में ऐसी कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, आपको सिंपली आपको अच्छे से पता होगा कि दीवार का आपको आयतन ले लेना है और ईंट का आयतन ले लेना है, उसमें आप डिवाइड करोगे तो हमारा जो ईंटों की संख्या होगी वो हमें मिल जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, 1 मीटर जो होता है उसमें आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बात तो सभी को अच्छे से पता होगी। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, ईंट की माप ये दी गई है, यानी कि 20 सेंटीमीटर, ठीक, इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। दीवार की माप कितनी हो जाएगी, तो दीवार की माप देखिए, यहाँ पर आपके 2.5 मीटर, यानी कि 100 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर 1 0 कट जाएगा, 1 0 रह जाएगा, यानी कि 250 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपका 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, एक और होना चाहिए, ये रहा, तो 16.8 मीटर है, यानी कि 16.8 है, 100 से इंटू करेंगे तो 1 0 कट जाएगा, 1 0 रह जाएगा, तो 1680। ठीक, 1680 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब इसकी यदि हम कैलकुलेशन कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ईंटों की संख्या कितनी होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देखिए 8 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 0। ठीक, अब इसके बाद 3 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 0, 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर हमारा बचता है 4 तिया 12। ठीक, और यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे देखिए 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, 7 से 21 कर लीजिए, 125 और 21 से हम यहाँ पर इंटू कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 5 2 1, ये तो आपका बन ही जाएगा, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2।
ठीक। तो 5 2 5 यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 2 यानी 2 6 2 5, 2 6 2 5 कहाँ पर है? तो देखिए सी ऑप्शन है आपका 2 6 2 5, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है एक समचतुर्भुज की एक भुजा 37 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल जो है वह 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके विकर्णों की लंबाइयों का योग क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला वगैरह लगाकर यदि आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हो तो उसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और ज़्यादा हमें यहाँ पर क्या होगी, थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि इसका एक शॉर्ट तरीका क्या होगा, तो देखिए समचतुर्भुज जो होता है इसके बारे में देखिए आप थोड़ी सी आप बात जान लीजिए। जैसे कि मान के चलिए आपका एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के बारे में आप जानते होंगे कि उसकी प्रत्येक यहाँ पर देखिए 37 सेंटीमीटर उसकी भुजा दी गई है। तो आपको अच्छे से पता है कि सारी ही भुजाएं जो होंगी वे आपकी 37 सेंटीमीटर ही होंगी। सारी ही भुजाएं क्या होंगी, 37 सेंटीमीटर होंगी। लेकिन इसके जो दोनों विकर्ण जो होते हैं वो आपके अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम बोले D1 और ये है आपका D2। ठीक, विकर्णों की लंबाई जो होती है वो आपकी अलग अलग होती है। ठीक, अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान से समझिएगा, इसके जो विकर्णों की लंबाइयाँ जो होती हैं, इसके जो विकर्णों की जो लंबाइयाँ होती हैं इसकी भुजा के साथ एक निश्चित अनुपात में होती हैं। हमने क्या बोला है कि इसके जो दोनों विकर्णों की जो लंबाइयाँ होती हैं यदि हम उनका आधा कर दें तो वह भुजा के साथ एक निश्चित अनुपात बनाती है। और वो निश्चित अनुपात कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप बोल दो, जैसे आपको एक ट्रिपलेट याद होगी 3 4 5 इस प्रकार से याद होगा, तो 3 4 5 इस प्रकार से होती हैं आपकी। क्या होता है कि जैसे कि हम बोले यहाँ पर D1 इसका हम आधा कर दें, इसके बाद D2 इसका हम आधा कर दें और इसके बाद एक भुजा, क्या एक भुजा, ये जो होते हैं ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें यदि हम की भुजा जो है, आपकी जो भुजा जो है यदि वो कितनी दी गई है, 37 सेंटीमीटर दी गई है। भुजा कितनी दी गई है आपकी, 37 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको एक ट्रिपलेट याद होगी 12 35 और एक 37। एक ट्रिपलेट आपको याद होगी 12 35 37। तो देखिए D1 को हम रख लेंगे 12, ये हो जाएगी आपकी 35 और ये हो जाएगी आपकी 37। ठीक, अब इनका एक रेशियो बन चुका है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसने बोला था कि विकर्णों की लंबाइयों का योग क्या होगा, विकर्णों की लंबाइयों का योग क्या होगा। तो देखिए ये जो है ये क्या है, आधा विकर्ण है। तो इसे पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे, 12 दूनी 24। इसी प्रकार से ये जो है ये आपका आधा विकर्ण है, इसे यदि हमें पूरा करना है तो इसमें अभी 2 से इंटू कर देंगे, 35 दूनी 70, 70 और 20 90 और 4 94, यानी कि 94 सेंटीमीटर उनका योग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, देखिए ये आपका एक यहाँ पर बोर्ड मार्क्स की एक छोटी सी कैलकुलेशन दी गई है, इसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। इसका मान क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि पॉइंट वाली संख्याएं हैं, लेकिन पॉइंट वाली जो संख्याएं हैं इनकी कैलकुलेशन ईजी है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो भाग लगाओगे तो आराम से भाग भी चला जाएगा और 8 से इंटू करना होगा तो इंटू भी आराम से हो जाएगा। ठीक, तो प्लस माइनस तो हम इजीली कर ही सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यदि हमने 4 से इसमें भाग लगाया तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4। ठीक, इतना बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए 3 संख्याओं के पहले पॉइंट है और यहाँ पर एक संख्या के पहले पॉइंट है, यानी एक पॉइंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो 2 संख्या के बाद यदि हम पॉइंट लगाते हैं तो ये हमारा इतना हो जाएगा। ठीक, अब ये है आपका 0.7571 जो कि हमारा यहाँ तक आपका सॉल्व हो चुका है। यदि हम इंटू करने की बात करें तो हमने आपको बोला था कि 8 से इंटू करना काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। तो देखिए 8 एकम 8 और 8 सत्तू 56, इतना बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 2 संख्या के बाद पहले पॉइंट था, एक संख्या के बाद में, तो यानी कि 3 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। ठीक, इतना हमारा बन गया कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पर हमारा ये प्लस है और ये आपका माइनस है। ठीक, तो ये जो बना है ये तो हमारा प्लस में बना है, तो प्लस वाली संख्या को पहले इसमें ऐड कर देते हैं। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.360 इस प्रकार से हो जाएगा। तो 8 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगी 1 5 और 4 9.0 इतना हो जाएगा। अब इसमें से आप इसे माइनस कर दीजिए 38, इसे आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका
0 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 12 में से 3 गया तो 7 8 9, यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर आपका 8 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 0.890, 0.890। तो यहाँ पर देखिए ये आपका देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए बहुलक, माध्य और माध्यिका का एलसीएम क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ये जो हमारे आंकड़े दिए गए हैं इसका बहुलक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और साथ में माध्यिका भी निकालनी है। और जो भी आपका निकलेगा ये तीनों चीज़ें उनका हमें क्या करना है कि एलसीएम ले लेना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जब कभी भी आपको देखिए कुछ भी आपका निकालना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वैसे बहुलक निकालना होगा तो उसके लिए तो आपको इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन माध्यिका जब आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपकी संख्या दी गई हैं उन्हें पहले आप आरोही क्रम में लिख लीजिए, यानी कि सबसे छोटी, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उसके बाद बड़ी, यानी कि एक क्रम में आप लगा लीजिए उन्हें। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक क्रम में लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 दिया गया है तो 2 हम ले लेते हैं। 2 के बाद 3 भी है, 3 भी है तो हम 3 भी ले लेते हैं। 2 ज़्यादा बार तो नहीं है, ज़्यादा बार नहीं है, 3 भी आपका ज़्यादा बार नहीं है। ठीक, उसके बाद देखेंगे आप तो यहाँ पर 4 है आपका, 1 2 3, 3 बार आपका 4 दिया गया है तो 1 2 3, 3 बार हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब 4 के बाद 5 है यहाँ पर, नहीं है तो यहाँ पर 6 लेंगे और 6 सिर्फ एक बार है तो यहाँ पर हम ले लिया 6। और उसके बाद 7 है, 7 भी है आपका। उसके बाद 8 तो 8 भी है, 8 भी एक बार है तो 8 हो गया। और उसके बाद 9 नहीं है, 10 है यहाँ पर आपका। ठीक, 10 दिया है, हमने 10 ले लिया यहाँ पर। 10 के बाद देखेंगे तो यहाँ पर सीधा आपका 12 बचता है तो हमने यहाँ पर ले लिया 12। ठीक, अब देखिए आपको तो क्या करना है कि माध्यिका निकालना है। सबसे पहले हम देखिए माध्यिका निकाल लेते हैं। माध्यिका निकालने के लिए आपको सीधा सीधा ही अच्छे से पता है कि माध्यिका का मतलब होता है कि बीच वाला अंक कौन सा है। ठीक, तो बीच वाला अंक कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए जैसे कि हम यहाँ से 3 इधर से माइनस कर लें और 3 इधर से माइनस कर लें। अब इसके बाद एक और इधर ले लिया तो एक इधर से ले लिया। यहाँ पर आपके बीच में 2 बच रहे हैं तो 6 और 4 हम योग कर लेंगे। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 का यदि 2 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। यानी कि माध्यिका हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक, माध्यिका कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इसके बाद हम बोलें कि माध्य कितना होगा। माध्य की बात करें, माध्य तो देखिए माध्य के लिए आपको अच्छे से पता है कि माध्य भी हम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो संख्याओं का जो अंतर है वो आपका समान नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो तो अंतर आपका समान नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि बीच वाली संख्याओं से इस प्रकार से नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना होगा, सबको ऐड करना होगा। जब सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका देखिए 6 दूनी 12 और 1 13, 13 और 4 17, 17 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28, 29 30, 30 के बाद 38, 38 और 2 40, 40 की 0 हासिल लगी यहाँ पर 4। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो 1 और 1 2 और 4 6, टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। 60 में हमें भाग लगाना है, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है। 10 से हम भाग लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि हमारा माध्य कितना निकला, हमारा 6 निकला। ठीक, माध्य भी हमारा कितना निकला, 6 निकला। माध्यिका निकली है हमारी 5 और माध्य निकला है हमारा 6। अब हमें निकालना है बहुलक। बहुलक निकाल लेते हैं। तो बहुलक सबसे ज़्यादा आसान होता है। बहुलक क्या होता है, सबसे ज़्यादा आसान होता है। बहुलक का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग किस अंक का हुआ है। ये जो आपकी पूरी सीरीज है इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किस अंक का हुआ है, तो आप बोलोगे सर 4 का हुआ है। 4 जो है वह सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया गया है, 3 बार प्रयोग किया गया है। तो बहुलक जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, बहुलक कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार से एक रेंज भी होता है। रेंज आपको निकालना होता है। तो रेंज में आपको सीधा सीधा क्या करना होता है कि सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसमें से सबसे छोटी जो संख्या होगी उसे आप माइनस कर दोगे। यानी कि सीरीज में से सबसे बड़ी जो संख्या होगी उसमें से सबसे छोटी संख्या को आप माइनस कर दोगे तो आपका वहाँ पर रेंज निकल आता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब इनका हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए 5 तो यहाँ पर आपका रहेगा ही रहेगा। इनमें आपका क्या कॉमन है, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। यानी कि यहाँ पर हम बोलेंगे
तो यहाँ पर देखिए आपका 2 तो कॉमन है ही, और साथ में क्या बन रहा है आपका 3 बन रहा है, यानी कि 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, यानी कि 30 हमारा यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 30 कहाँ पर है, तो देखिए 30 यहाँ पर दिया गया है, तो 30 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है, एक टेस्ट में परंजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर थे, यानी कि 272 जो अंक हैं वह 64% के बराबर है। ठीक, अब उसके बाद उसने बोला है कि परीक्षा कितने अंकों की थी, ये हमें यहाँ पर बताना है। हमने आपको हमेशा बोला है कि जो भी आपकी कोई भी चीज़ हुई वह हमेशा ही अपने आप में क्या होती है कि 100% होती है, और परीक्षा जो होगी उसके जो अंक होंगे वो अपने आप में कितने होंगे, 100% होंगे। अब यहाँ पर देखिए 64% की वैल्यू जो है, 64% की वैल्यू कितनी है, 272। हम बोल रहे हैं कि 1% की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 64 से हम भाग लगा देंगे, 1% की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमने बोला 1% की छोड़िए, आप 100% की बात बता रही है, 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 100 से इंटू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छीक 24, 4 से ये 25 बार गया। ठीक, देखिए 16 से आपका ये भी कट जाएगा, 16 एकम 16, यानी कि 4 और 7 11, यानी कि 112 बचा। ठीक, 112 बचा, तो यहाँ पर आप देखोगे ये तो आपका 1 बार गया है, और 16 7 112 होता है, यानी कि 17 बार ये हो गया। 17 पंजे 85 की 5, हाथ से लगी 8, और 17 एकम 17, 17 दूनी 34, और 34 और 8 42। ठीक, कितने हो गया, 34 और 8 42। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो 425, देखिए आपको बी ऑप्शन है ये हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है, देखिए ये आपकी एक बोर्ड मार्क्स की कैलकुलेशन है। अब इसमें क्या है कि देखिए बोर्ड मार्क्स का जो फॉर्मूला होता है वह आपका कंप्लीट होता है, लेकिन ये आपका कंप्लीट नहीं होता है, ये आपका अधूरा होता है। इसमें क्या होता है, उसमें आपका रेखा कोष्ठक और जुड़ता है। ठीक, जब रेखा कोष्ठक जुड़ जाता है तब आपका बोर्ड मार्क्स का जो फॉर्मूला होता है वह आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अच्छे से समझ आगे होगा। अब ये रेखा कोष्ठक क्या होता है, तो आप देखिए रेखा कोष्ठक में आपको क्या करना है कि जिस किसी भी 2 अंकों या 3 अंकों या जितने भी अंकों के ऊपर रेखा बनी हुई होगी उनको आपको क्या करना है, कोष्ठक में बंद कर देना है। ठीक, सिर्फ इतना करना होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी होती है कि यदि 16 से पहले यदि माइनस का चिन्ह होता तो यहाँ पर क्या होता कि माइनस का चिन्ह आपका यहाँ पर कोष्ठक से बाहर चला जाता। ठीक, हमेशा याद रखना कि यहाँ पर पहला जो नंबर होगा उसके पहले जो भी चिन्ह होगा वह चिन्ह जो होता है वह कोष्ठक के बाहर चला जाता है। ठीक, अब ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि यहाँ पर देखिए जैसे कि हम आपको समझाएं, तो यहाँ पर ये देखिए यदि ये माइनस का 16 होता तो यहाँ पर माइनस का 16 जो होता तो ये आपका हमें ब्रैकेट लगाने के बाद इसे हमें माइनस बाहर रखना होता, और यहाँ पर तब ये क्या होता, ये प्लस का 16 हो जाता। ठीक, अब तो पहले से ही प्लस का 16 है तो हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये कितना है आपका 8 है। ठीक, 8 बच जाएगा यहाँ पर आपका। अब यहाँ पर ये आपकी सारी डिवाइड में संख्या दी गई हैं, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, इनटू में चेंज कर लेते हैं। आपको अच्छे से पता है इनटू में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे उसे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 5 से पहले आप इसमें भाग लगा दीजिए, 18 पंजे 90 होता है। इसके बाद ये आपका गुणा में है आपका 8। ठीक, गुणा में इसे हम उल्टा कर देंगे 1/2, इसमें हम कर देंगे 1/3। ठीक, इतना हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं, 3 6 18, 2 3 6, 8 3 24, टोटल आपका कितना बन रहा है, 24 बन रहा है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक यदि हमने सॉल्व किया तो कितना बना हमारा, 24 बना। और 24 जो है यदि ब्रैकेट के बाहर आएगा तो यहाँ पर देखेंगे माइनस है, तो यहाँ पर ये माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक, जब ये माइनस का 24 है और यहाँ पर कितना है आपका 40 है, 40 में से हम माइनस का 24 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 16 हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 16 कहाँ पर है, तो देखिए ए ऑप्शन है ये हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है, यदि 6000 रुपये को 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो यह राशि 18 महीने के बाद कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। उसने साफ साफ बोला है कि 6000 रुपये की राशि है, 20% प्रति वर्ष के हिसाब से दर है,
अर्धवार्षिक संयोजित उसे किया गया है तो 18 महीने में ये राशि कितनी हो जाएगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, यदि हम दर की बात करें तो वो कितनी है आपकी 20% है। दर कितनी है 20% है, लेकिन वो किसके हिसाब से है, प्रति वर्ष के हिसाब से। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अर्धवार्षिक की बात की जाए तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, आधी वर्ष का मतलब 6 महीने। तो 6 महीने के हिसाब से दर कितनी हो जाएगी, हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10% आपकी ये दर हो गई। ठीक, अब यहाँ पर समय की बात करें तो देखिए यहाँ पर बोला गया है 18 महीने और 6 महीने के हिसाब से हम दर ले रहे हैं, तो 6 महीने के हिसाब से ही हमें समय लेना होगा। तो 6 महीने के कितने पेयर बनेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। यानी कि यदि हम टी की बात करें तो कितना आ जाएगा आपका, टी बराबर 3। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए 10% की यदि हम बात करें तो 10% होता है 10/100, यानी कि 1/10। ठीक, अब 1/10 की हम यदि बात करें, एक है आपका मूलधन, एक है आपका मिश्रधन। तो यहाँ पर देखिए 10 का यहाँ पर क्यू करना होगा क्योंकि टी बराबर 3 है, और यहाँ पर 11, यहाँ पर एक जोड़कर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 का हमें यहाँ पर क्या करना होगा, क्यू करना होगा। ठीक, अब देखिए हमेशा याद रखिएगा 3, यदि टाइम जो है वह आपका 3 निकल रहा है तो यहाँ पर क्यू कर दीजिए। टाइम यदि 4 निकल रहा है तो आप 4 पावर कर दीजिए। टाइम यदि आपका 2 पावर निकल रहा है तो आपका यहाँ पर कर दीजिए 2 पावर कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 10 का क्यू हम यदि करते हैं तो 1000 इतना हो जाएगा, और इसके 11 का क्यू करते हैं तो वो हमारा हो जाता है 1331। ठीक, अब यहाँ पर देखिए उसने बोला कि इतने रुपए हैं, यानी कि मूलधन का रेशियो हमारा कितना है 1000। 1000 की वैल्यू कितनी है हमारी 6000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हमसे पूछा गया था कि मिश्रधन कितना होगा, यानी कितने रुपए हो जाएगी राशि, तो यानी कि मिश्रधन पूछा गया था। तो हम 6 में क्या करेंगे, 1 से हम इंटू कर देंगे, तो 6 एकम 6, 6 × 18 की 8, हासिल लगी 1, 6 × 18 और 1 19 की 9, हासिल लगी 1, 6 एकम 6 और 1 7। ठीक, कितना हो जाएगा 7986। 7986 कहाँ पर है, तो 7986। ठीक, 7986। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा।